गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। हाँ, मुझे पता है तुम्हें करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मैं हूं ना, तुम्हें सब कुछ एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिट्टो अच्छे से समझा दूंगी। टेंशन मत लो, ठीक है। आप बस ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखना, इधर उधर मत देखना प्लीज। कॉपी पेन लेके बैठो। हु was conferred with लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 पुणे महाराष्ट्र? जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? 2026 को का जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड है वो किसको मिला? किसको मिला? अजीत दोवल को, याद रखना, ठीक है। सेरेमनी वाज हेल्ड इन पुणे महाराष्ट्र, प्रेजेंटेड बाय द लोकमान्य तिलक सम्राट मंदिर ट्रस्ट। अजीत दोवल इज इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सिंपल में समझा रही हूँ, समझो। न्यूज क्या है देखो। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 दिया गया है, ठीक है। ये अवार्ड जो है वो 1 अगस्त 2026 को पुणे महाराष्ट्र में दिया गया, ठीक है मैम, मुझे समझ में आ गया। अवार्ड जो है वो लोकमान्य तिलक सम्राट मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दिया गया था, ठीक है। ये याद रखना, लोकमान्य तिलक सम्राट मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, ठीक है। अब ये अवार्ड क्यों दिया गया मैम, ये भी बता दीजिए। तो मैम इसलिए ये दिया गया, अजीत दोवल ने इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया था, ठीक है। इसी वजह से उन्हें ये ऑनर मिला, ठीक है। तो याद रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया फर्स्ट इको एजुकेशनल हब प्रकृति ज्ञान धाम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस? आपके नीचे हिंदी वाला क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़ो क्या बोल रहा है। फर्स्ट इको एजुकेशनल हब जो है वो कहाँ बनाया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। कहाँ बनाया गया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया गया है मैम, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश एट द महर्षि क्या लिखा है, पाराशर बायो रिसोर्स सेंटर, ठीक है। द सेंटर इज ऑल्सो नोन एज MPBC. The hub was developed by CISR MBRI. It focuses on environment and ecological education, ठीक है मैम। अब मुझे इसकी न्यूज समझा दीजिए, तो सुनो एकदम अच्छी तरीके से। न्यूज क्या है? इंडिया में एक स्पेशल इको एजुकेशनल हब जो है वो बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? प्रकृति ज्ञान धाम। क्या रखा गया है? प्रकृति ज्ञान धाम, ठीक। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में महर्षि प्रसार बायो सोर्स सेंटर जो है उस पर एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। इसको CSIR NBRI ने डेवलप किया है, ये याद रखना नाम, CSIR NBRI। इको एजुकेशनल हब क्या होता है मैम, ये भी मुझे बता दीजिए। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये चीज समझो, इको मतलब एनवायरमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एजुकेशन मतलब एजुकेशन ऑफ कोर्स, ठीक है, पढ़ाई लिखाई हमारी। तो मतलब ऐसी जगह जहाँ लोग नेचर, बायोडाइवर्सिटी, जो इन्वायरमेंट है उनके बारे में कुछ प्रैक्टिकली सीख सकें, ठीक है, उनका पता लगा सके। तो दैट इज इको एजुकेशनल, ओके, याद रखना। Question number 3, which state launched the Vetri Van Mangal scheme to train women farmers and operating agriculture drones? ठीक है मैम, इसका बता दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपके नीचे एक क्वेश्चन हिंदी में भी लिख रखा है, देखो बेटा। इंडियन फार्मर्स को एग्रीकल्चर ड्रोन जो है चलाना सिखाने के लिए वेत्री वन मंगल स्कीम लॉन्च की गई है, ये पूछा जा रहा है। तो मैम हमें पता है तमिलनाडु में लॉन्च की गई है, ठीक है बेटा। द स्कीम वाज अनाउंस्ड ऑन 6 अगस्त 2026. इट वाज अनाउंस्ड इन द 2026-27 एग्रीकल्चर बजट. द स्कीम फोकसेस ऑन ट्रेनिंग वुमेन farmers to operate agriculture drones. It promote the use of technology and agriculture, ठीक है। देखो मैम न्यूज मुझे समझा दी थी, तो न्यूज क्या है बेटा, समझो एकदम अच्छी तरीके से। ये न्यूज जो है वो तमिलनाडु से है, ठीक है। तमिलनाडु तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, प्लीज कभी कभी मैं जाऊंगी वहां पे, मेरा मन है बहुत ज्यादा, ठीक है। तमिलनाडु जो है वो गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने क्या बोलती रहती हूँ मैं, सुनो। देखो, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वेत्री वन मंगल स्कीम जो है अनाउंस की है, ठीक है मैम। इसका मेन पर्पस क्या है मैम? इसका मेन पर्पस है वुमेन फार्मर्स को एग्रीकल्चर ड्रोन्स ऑपरेट करने में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो देना, ठीक है मैम। ड्रोन्स क्यों? एग्रीकल्चर में ड्रोन्स का क्या यूज है बेटा? देखो, क्रॉप्स मॉनिटर करना, ठीक है, फार्मिंग एक्टिविटीज में टेक्नोलॉजी यूज करना, ठीक है, और एग्रीकल्चर एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाने के लिए भी ड्रोन्स का हम यूज करते हैं, ठीक। यानी जो वुमेन फार्मर्स हैं उनको सिर्फ फार्मिंग नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली जो फार्मिंग है वो भी सिखाई जा रही है, ये चीज बात है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसको समझो, ये इस स्कीम को 6 अगस्त 2026 को 2026-27 एग्रीकल्चर बजट में अनाउंस किया गया है, ठीक है।
Question number 4, Borjuli wetland notified as a biodiversity heritage site in August 2026 to protect wild rice species in located which state? ठीक है मैम, इसका आंसर बता दीजिए मुझे। बता देती हूँ मैं इसका आंसर है असम। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे? असम में है। द असम गवर्नमेंट नोटिफाइड इट इज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। द नोटिफिकेशन वाज मेड इन अगस्त। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इसका वो समझाती हूँ क्या है। ठीक है, इसकी न्यूज़ क्या है। आप क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? किस स्टेट में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो बनाया गया है? तो असम में बनाया गया है। ठीक है, अब जो बात है, देखो अगस्त 2026 में असम गवर्नमेंट जो है उसने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो नोटिफाई किया। ठीक है, मेन रीजन है वाइल्ड राइस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्म ना हो किसी भी तरीके से, उनको प्रोटेक्ट करना। मैम कौन सी वाइल्ड राइस? इंपॉर्टेंट नाम है ओर्जिया रूफी पोगन। ठीक है, मैं आई थिंक नाम नहीं सही से ले पा रही हूँ, बट यही नाम है। ठीक है, लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है नाम। ठीक है, तो याद रखना ये एक वाइल्ड राइस स्पीसीज है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैम? इसका इंपॉर्टेंस है ये फ्यूचर में क्लाइमेट रेजिलियंट जो राइस होती हैं, जो वेराइटीज होती हैं, क्लाइमेट रेजिलियंट राइस वेराइटीज, मतलब जो क्लाइमेट के हिसाब से डेवलप होती हैं। ठीक है, उनको डेवलप करने में यूजफुल हो सकता है। ठीक है, अगर हम सिंपल एग्जांपल से समझे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा चेंजेस हो रहे होते हैं, तो राइस की जो वेराइटीज होती हैं वो मतलब बहुत डिफरेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए जो ओर्जिया रूफीगॉन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। देखो अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए और जो आगे आने वाले जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आने वाला हर एक कंटेंट फ्री होता है। ठीक है, आपको नई नई चीज़ों के जो ऑफर्स होते हैं वो भी पता चलते रहते हैं कि क्या ऑफर आया है, क्या नया मिला है, आज क्या नया पड़ा है हमारे करंट अफेयर्स 360 की वेबसाइट पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, यहाँ का पीडीएफ मिल जाता है, रोज सुबह सुबह डेली व्लॉग भी वहाँ पे पड़ जाता है, पोल क्विजेस भी टाइम टाइम पे आती रहती हैं, तो जाओ और जाकर उसको ज्वाइन कर लो। ठीक, हु हैज बीन elected as the chairman of the Badminton World Federation Athlete Common Commission for the 2026 to 29 term? And the answer is PV Sindhu. Okay, PV Sindhu was elected as the chair of the BWF Athlete Commission. Her term will run from 2026 to 29. PV Sindhu is an Indian badminton legend. The position gives her full voting rights on the BWF Council. The BWF Athlete Commission represent in the interest of athlete. देखो अच्छे से समझो इसके पीछे की न्यूज़ क्या है। इंडियन बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को BWF एथलीट कमीशन की चेयर इलेक्ट किया गया। ठीक है, और टर्म है 2026 से 2029। ठीक मैम, BFF क्या, BWF क्या होता है? BFF क्या होता है? वाओ, BWF क्या होता है? ठीक है, BWF क्या होता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल पर बैडमिंटन को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है। ठीक है, पीवी सिंधु का को क्या बेनिफिट है मैम, ये बताइए जरा। तो चेयर बनने के साथ साथ उन्हें BWF काउंसिल में फुल वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी एथलीट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने होंगे उनमें ऑफिशियली स्ट्रॉन्ग रोल अब वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब वो बता सकते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, उनका थोड़ा बहुत रोल आया है उस टाइम पे। ठीक, which country parliament voted to abolish the death penalty in August 2026? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। अगस्त 2026 में किस कंट्री की पार्लियामेंट ने डेथ पेनल्टी अबॉलिश करने के लिए वोट किया? जो बच्चे वीडियो छोड़ के बीच में चले गए उनका कंसंट्रेशन बहुत ही खराब है भाई। 20 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे बेटा, 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 20 क्वेश्चन मतलब 20 न्यूज, 20 क्वेश्चन के पीछे की न्यूज भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइड्स, तो अच्छे से फोकस करके पढ़ो। द आंसर इज Lebanon. Parliament voted to abolish the death penalty. The decision taken in August. This was described as a historic decision. The move eliminate capital punishment from Lebanon legal system. Okay. मैम जरा बता दीजिए कि ये डेथ पेनाल्टी की जो न्यूज़ है ये बता दीजिए क्या है। ठीक है, कंट्री क्या है, कौन है? लेबनान।
ठीक है, ये लेबनान की जो पार्लियामेंट है उसने डेथ पेनाल्टी अबॉलिश करने के लिए वोट किया है। ठीक है मैम, डेथ पेनाल्टी का क्या मतलब है? डेथ पेनाल्टी का मतलब है कि कैपिटल पनिशमेंट या फिर जो मौत की सजा होती है वो, अगर किसी कंट्री में डेथ पेनाल्टी अबॉलिश होती है, इसका मतलब है कि लॉ के अंदर, मतलब अगर कानून के अंदर हम देखें तो किसी क्राइम के लिए एग्जीक्यूशन एज पनिशमेंट को हटा दिया गया है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा डेथ पेनाल्टी जो है वो कहाँ पे क्या चीज लगी है, तो ये चीज याद रखो बहुत अच्छी तरीके से। ये डिसीजन जो है एक बहुत ज्यादा मेजर चेंज दिखाता है कंट्री के लीगल सिस्टम में। ठीक है, विच थ्री कंट्रीज साइन द मेका ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट इन अगस्त, ये मैंने बताया है आप लोगों को, जल्दी बताओ कौन है। एंड द आंसर इज पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की। ठीक है, द एग्रीमेंट वाज साइंड इन अगस्त। इट इज अ ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट। ओके, मतलब कोई भी कंट्री किसी के ऊपर कुछ भी करेगी तो हम पे माना जाएगा। जैसे तुम्हारे दोस्त होते हैं, तुम्हारे दोस्त में से किसी भी इंसान की किसी भी इंसान ने बुराई करी आगे, ठीक है, तो तुम क्या करते हो? तुरंत सच से अपने ऊपर ले लेते हो कि तुमने मेरे दोस्त के बारे में ऐसा कैसे बोला बेटा, अब तुम मिलना मेरे को। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे दोस्त को बोला तो मतलब मुझे बोला, वैसे ही इन लोगों ने कुछ एग्रीमेंट साइन किया है कि तुमने मेरे को अगर कुछ बोला, मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया, मेरे ऊपर कुछ थोड़ा भी हार्म किया, तो वो मैं अपने ऊपर, मतलब जितने भी उनके दोस्त है तीनों कंट्रीज है, वो अपने ऊपर मानेंगी कि हमारे ऊपर तुमने वार किया है। देखा है, तो ये चीज बोली गई है। ठीक है, तीन कंट्रीज है इसमें, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, इन तीनों ने मिलकर क्या किया? मेका ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से याद रखो। इस एग्रीमेंट का जो बेसिक आइडिया है वो है कि अगर एक कंट्री पर अटैक होता है, ठीक है, तो उस अटैक को तीनों कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा। ठीक है, मतलब किसी को भी तुम गोली चलाओगे तीनों पे लगेगी, समझ लो। ठीक है, यानी म्यूचुअल डिफेंस कॉपरेशन, तीनों कंट्रीज के बीच में मिलिट्री कॉपरेशन, डिफेंस कोऑर्डिनेशन और सिक्योरिटी कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये चीज की गई है, याद रखना। Under the tribunal's reform bill, who is eligible to appointed as a chairman of the National Tribunals Commission? And the answer is former SC judge of, और पहले मैं अपना कर्सर रख देती हूँ, उसके बाद मैं दिक्कत होती है पढ़ने में, फिर मैं हटाती हूँ कर्सर। फॉर्मर चीफ जस्टिस इज अ हाई कोर्ट, देखो लो लिखा है ऑफ आ, मेरा दिमाग पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को लिखा है सामने, मेरा ही नाम लिखा है कशिश, पर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कशिश लिखा है। वाओ, व्हाट इज दिस? आप जब 2 घंटे उठ के जब जिम चले जाते हो, जो रील आ रही है वही वाला सीन है कि तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई है और तुम्हारा ऐसा सेम हो रहा है, बट ऐसा नहीं है यार, मैं तो खूब सोती हूँ फिर भी। चलो बताओ। अच्छा, the National Tribunals Commission was established under the 2026 bill. Their chairperson must be former Supreme Court judge. चलिए मैम, इसके पीछे की न्यूज़ मुझे बता दीजिए क्या है। तो न्यूज़ है बेटा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और जो भी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, यानी सिटिंग सीजीआई नहीं, लॉ मिनिस्टर नहीं, जो भी कैबिनेट के सिक्योरिटी हैं वो भी नहीं, ठीक है, ट्राइब्यूनल जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो ट्राइब्यूनल क्या है? ये एक टाइप का क्वाशी जुडिशियल बॉडी होता है, ठीक है, जो स्पेसिफिक लीगल मैटर्स को डील करता है, कुछ ही स्पेसिफिक ऐसे लीगल मैटर्स हैं उनको डील करता है। ठीक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे तो ये चीज़ है कि कोर्ट के अलावा कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर कोर्ट के अलावा कोई भी कुछ भी स्पेशलाइज्ड लीगल डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, लफड़े हैं, उनको हैंडल करने के लिए ट्रिब्यूनल्स होते हैं। हम ये एनटीसी क्या होता है? ये एनटीसी क्या करेगा? नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन जो है वो 16 मेजर क्वाशी जुडिशियल बॉडीज को ओवरसी करेगा, ठीक है, देखेगा। ठीक, ये चीज़ बात हो रही है। द प्रोविजन डिफाइंस द जुडिशियल एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द चेयरमैन. Which South American country declared a national state emergency following MW 7.4 earthquake in August 2026? लिखा 26 है, मैं 24 बोलने जा रही थी, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। कोलंबिया, ठीक है, earthquake struck Colombia. The earthquake occurred in Choco department. Colombia present this national state. The earthquake caused widespread damage. Okay. देखो आपसे क्या पूछ रहा था, देखो आप अच्छे से समझो ये चीज कि जो कंट्री है इसका नेम क्या है? कोलंबिया। ठीक है, 10 अगस्त 2026 को कोलंबिया के जो चोको डिपार्टमेंट है उसमें MW 7.4 जो है उसकी रेटिंग का अर्थक्वेक आया। ठीक है,
तो इसके बाद क्या हुआ, कोलंबियन प्रेसिडेंट जो है वो एबेलार्डो डी ला, ठीक है, और एस्प्रेला ने नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। मैम कितना डैमेज हुआ, तो सोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एटलीस्ट 240 पीपल जो हैं वो मर गए, अराउंड 570 पीपल्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए, ठीक है, घायल हो गए। अराउंड अगर हम देखें 3000 जो हैं वो मिसिंग है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। और जो मेन जिल्स हैं उसमें हिस्टोरिक कैथेड्रल बेसिलिका ऑफ आवर बॉडी ऑफ द रोजरी भी डैमेज हुआ है, ठीक है। और मैम ये जो MW 7.4 है उसका मतलब भी बता दीजिए। तो बेटा समझ लीजिए, MW मतलब मूवमेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये अर्थ की जो अर्थक्वेक आता है उसकी मैग्नीट्यूड मेजर करने का स्केल है कि कितना मतलब तेजी से आया है, ठीक है, अर्थक्वेक, ये चीज़ बोली जा रही है। द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026 वर हेल्ड इन विच सिटी? बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ये क्या मैंने कर दिया, ब्लैंक पेज छोड़ दिया। न्यू दिल्ली, ठीक है। द BWF वर्ल्ड चैंपियंस 2026 वर held in New Delhi. The tournament was scheduled from 17 to 23 August. It was a major international badminton tournament. Top badminton players from around the world participate in the India. Okay. चलो, आंसर आपने क्या दिया है, न्यू दिल्ली मैम दिया है। तो सोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टूर्नामेंट 17 से 27 अगस्त 2026 के लिए दिल्ली में शेड्यूल्ड हुआ था। BWF क्या है मैम, अभी हमने आपको बताया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप क्या होता है मैम, ये भी बता दीजिए। तो ये जो है बैडमिंटन का एक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जहाँ पर वर्ल्ड के टॉप बैडमिंटन प्लेयर्स जो है कम्पीट करते हैं आपस में, ठीक है। अब इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैम, इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, समझो तरीके से। इंडिया में इंटरनेशनल लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट का होना स्पोर्ट्स कैलेंडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, ठीक है। तो अगर हम सोर्स देखें तो इससे क्या होता है, अगस्त 2026 की पैक्ड इंडियन स्पोर्ट कैलेंडर का पार्ट बताता है सोर्स इस चीज़ को, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट अगर हम देखते हैं चीज़ को तो क्या है कि आज 12 अगस्त 2026 है अगर देखें तो, जबकि जो सोर्स में अगर हम इवेंट डेट की बात करें तो 17-23 अगस्त 2026 दी गई है। इसलिए सोर्स की जो वर्किंग है उसके हिसाब से इसी शेड्यूल्ड को मतलब इसी हेड को समझना चाहिए हमें कि 17 अगस्त अभी जो है फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। What is total India's total installed solar power capacity as of 30 June 2026? The answer is 162.15 gigawatt. Okay. Grid connected rooftop solar contribute 27.88. Solar states include Rajasthan, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra. पता नहीं कितने कितने सारे नाम ले लिए मैंने एक बार में, बोलते बोलते मैं तो थक जाती हूँ कभी कभार। This call. India's solar capacity was around 3 gigawatt in 2014. Large solar projects contributed 118.79 gigawatt. मैम इसके पीछे की हमें न्यूज़ समझा दीजिए। तो हम न्यूज़ इसकी ये देखते हैं कि इंडिया सोलर पैनल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आपने देखा होगा हर किसी की छत पे सोलर पैनल लगा ही होता है, ठीक है। तो जो 30 जून 2026 तक इंडिया की जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वो 162.15 गीगावाट पहुंच गई है। इंस्टॉल्ड मैम क्या है, इंस्टॉल्ड मतलब लग गए उनके यहाँ, ठीक है। यानी इंडिया के पास सोलर पैनल्स और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स से इतनी कैपेसिटी जनरेट की इंस्टॉल्ड कैपेबिलिटी है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है मैम, लार्ज सोलर प्रोजेक्ट और ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर, दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और मेजर सोलर स्टेट्स में अगर हम देखें तो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो याद रखना ये अच्छी तरीके से। Who became the first Indian woman cyclist to participate in the Tour de France, famous in 2026? मेरा आज देखो बाल थोड़े घुंघराले से हो गए, देख रहे हो। And the answer is Harshita Jakar. She was 19-year-old at the time of the event. She participated in the event held in Switzerland. अच्छा, ओके, हर्षिता जाकर के बारे में बात हो रही है। 19 ईयर
की हैं ये, ठीक है, इंडियन साइकिलिस्ट हर्षिता जाकर, ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। वो क्यों मैम? टूर de फ्रांस फेमस का पार्ट बनने वाली ये पहली इंडियन वुमेन बनी, ठीक है। टूर de फ्रांस फेमस क्या है मैम, ये भी बता दीजिए। ये वुमेन्स वर्जन ऑफ द फेमस टूर de फ्रांस साइकिलिंग रेस है, ठीक है, साइकिल साइकिल चलाने वाली। तो तुम लोग रेस करते हो ना वहाँ पे बहुत सारी साइकिल 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 से, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से बच्चे नहीं इतना करते हैं, लेकिन हम लोग तो बहुत करते थे साइकिल से रेस, कि एक जगह से, और गली गली में ही रेस करते थे, इधर से गली, इस गली से दूसरी गली तक पहुंचना है, ठीक है, लेकिन आपको रास्ता कोई भी चुनना है ना, ये नहीं होता था कि आपको सेम ही रास्ते से जाना है, नो, तुम्हें पता करना है कि तुम किस रास्ते से जाओगे और वहां पे जल्दी पहुंचोगे, ठीक है। तो ये होता था उसके लिए ज्यादा अच्छा, जो बहुत ज्यादा आवारागर्दी करते हैं तो उनको पता होता था कि यहाँ से हम निकालेंगे गाड़ी से, मजा आ जाती थी, और ये होता था ना जल्दी जल्दी पहुंच जाए एकदम फटाक से, और गली होती थी तो गाड़ी वाड़ी का भी कोई डर नहीं होता था, लेकिन हाँ ये होता था कभी कभी जल्दीबाजी में गिर पड़ते थे। मैं तो गिर गई थी एक बार, मेरा पूरा यहाँ पे स्वेलिंग आ गई थी, पूरा हैंडल वैंडल घुस गया था, बहुत दिक्कत हुई थी सच में, ठीक है। तो होता है ये चीज, तो इसमें ही ये चीज साइकिलिंग रेस जो होती है ये है, ठीक है। हर्षिता ने स्टेज 2 के सेरेमनल स्टार्ट के टाइम 4.5 किलोमीटर के न्यूट्रलाइज्ड राइड किया है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग क्या है, हर्षिता को यूसीआई वर्ल्ड साइकिलिंग टैलेंट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया गया था, ठीक है। अगर हम सोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम में 3 गोल्ड मेडल जो है वो जीते थे। 2024 एशियन जूनियर साइकिलिंग चैंपियनशिप में 1 सिल्वर मेडल एंड 2 ब्रोंज मेडल जीते थे, ठीक है, याद रखना, देखो लास्ट में लिखा हुआ है सब कुछ। Which regulatory body approved Moderna's mRNA influenza vaccine for people aged 50 and older in August 2026? भाई वैक्सीन से तो इतना डर गए थे ना लोग कि पूछो मत, 2 बार वैक्सीन लगवानी पड़ी थी, तीसरी बार तो मैंने नहीं लगवाई थी। The US Food and Drug Administration approved Moderna mRNA influenza vaccine. The approval was for people aged 50 and older. The approval was given in August 2026. ठीक है मैम, इसकी न्यूज़ बता दीजिए हमें, ठीक है। देखो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मॉडर्ना की mRNA इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को 50 ईयर्स एंड ओल्डर पीपल के लिए अप्रूव किया है, जो 50 साल के या ऊपर है, ठीक है। एफडीए क्या है मैम? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आपको भी मैंने ऊपर बताया, ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो मेडिसिन, वैक्सीन, फूड प्रोडक्ट्स, इन सारी चीज़ों के लिए, एक्सेट्रा सारी चीज़ों के लिए रेगुलेट की जाती हैं, ठीक है। mRNA क्या है मैम? ये क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज अगर हम इसको समझें तो mRNA जो टेक्नोलॉजी होती है वो बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देने वाली टेक्नोलॉजी है, ठीक है मैम, जिससे इम्यून सिस्टम को टारगेट करते हैं और पैथोजन जो होता है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स डेवलप करने में हेल्प मिलती है हमें, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो mRNA है वो डीएनए ना समझना बेटा, mRNA अलग है। टेक्नोलॉजी को कोविड-19 के बाहर सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ISRO first satellite using which propulsion system is targeted for launch during 2026-27. Okay, and the answer is electric propulsion, okay, system. I don't know why मैं population बोल रही हूँ यार, क्यों? ISRO is developing next generation space transportation technologies. The first satellite use an electric फिर से population हो जाए थी propulsion system is targeted for launch during 2000. Electric propulsion system is also known as EPS. ओके ठीक है मैम, इसके पीछे की हमें न्यूज़ समझा दीजिए, हमें ये सारी चीज़ों से मतलब नहीं है। ओके बेटा समझो। देखो ऑप्शंस हैं, अगर हम उस पर देखें तो सिस्टम क्या पूछ रहा है। देखो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम क्यों सही है। देखो इसरो जो है वो नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, ठीक है। इसी डेवलपमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम मतलब ईपीएस यूज करने वाले फर्स्ट सैटेलाइट जो है 2026-27 में लॉन्च करने का टारगेट हुआ है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मैम क्या है, उसका फायदा क्या है ये बता दीजिए। ये एक सैटेलाइट है बेटा, इसका क्या फायदा है, ऑपरेशनल लाइफ एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। मिशन फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। पे लोड परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, कॉस्ट जो एफिशिएंसी होती है वो भी इम्प्रूव हो सकती है, ये सारी चीज़ें हुआ, ठीक है। इसको अच्छे से समझो, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो जो नॉर्मल प्रोपल्शन है उसको तुम
गाड़ी के इंजन की तरह इमेजिन करो, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है वो स्पेस में एफिशिएंट जो प्रोपल्शन होता है उस टेक्नोलॉजी से बना है, मतलब स्पेस में चलने के लिए, ठीक है। जो सैटेलाइट को लॉन्ग टर्म मिशन में यूजफुल बनाने में काम आता है, ठीक है, उसके एडवांटेज में यूज होता है। विच कंट्री फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड न्यू दिल्ली स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया critical minerals mining trade and defense, and the answer is उज्बेकिस्तान। दोबारा से क्वेश्चन लिख गया यहाँ पे। उज्बेकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर Bakhtiyor Saidov visited New Delhi. Key areas included critical minerals, mining, trade and defense. Okay, ठीक है मैम, मुझे समझ में आ गई ये क्या बोल रहा था। देखो, उज्बेकिस्तान जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बाख्तियोर साइदोव ने 5 अगस्त 2026 को न्यू दिल्ली विजिट किया, ठीक है। मेन फोकस क्या था मैम? मेन फोकस था इंडिया उज्बेकिस्तान के जो रिलेशन है उनको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना। यस यस, ठीक है। इन्हें जो कौन से ऐसे एरियाज थे जिनमें कॉपरेशन करना था, तो क्रिटिकल मिनरल्स में, माइनिंग में, ट्रेड में, डिफेंस में, सामने आपके लिखा हुआ है। ये 4 वर्ड्स जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन 2026 कॉमनवेल्थ गेम? इसको मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे। 75 बार ये चीज़ बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन दोबारा आया है, बताओ जल्दी से। आंसर इज 39। अब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं समझा रही हूँ, क्योंकि अगर तुम ये वीडियो देखते हो तो तुम्हें पहले से पता होगा। देखो, ग्लासगो जो है वो स्कॉटलैंड में हुए 2026 कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया को कितने टोटल मेडल मिले, ये आपसे पूछ रहा था। तो मैम 39 टोटल मेडल मिले हमें। 13 गोल्ड मिले, 17 सिल्वर मिले एंड 9 ब्रोंज मेडल मिले। ओके मैम, इंडिया की रैंकिंग जो है ओवरऑल मेडल टेबल में 4th पोजीशन पर आई है, ठीक है। याद रखना, लोकेशन कहाँ की थी? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था ये चीज। Which Indian athlete became the first track and first field athlete with the 2 individual medals at single Commonwealth game? ये भी मैंने बताया है, बताओ जल्दी से। The answer is Gulveer Singh. He won a silver medal in men's 10,000 meter event. He won a bronze medal in the men's 5,000 मीटर इवेंट, ठीक है। ये चीज याद रखो। गुलवीर सिंह जो है वो ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम में हिस्टोरिक अचीवमेंट वो हासिल करते हैं। क्यों मैम हासिल करते हैं? उन्होंने 2 इंडिविजुअल मेडल्स जीते हैं, एक सिल्वर जीता है मेंस 10,000 मीटर में और एक ब्रॉन्ज जीता है मेंस 5,000 मीटर में, ठीक है। अगर इस अचीवमेंट की हम बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंट मैम क्या है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर हम सोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो एक ही कॉमनवेल्थ गेम में 2 इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट जो है वो ये बने। कौन बने जी? गुलवीर जी बने, ठीक है, याद रखना। व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया? अगस्त बोले जा रही थी मैं, सॉरी, पर इंडिया है। एंड द आंसर है August 7। नेशनल द डे ऑनर्स इंडियाज रिच हैंडलूम हेरिटेज। ओके, मैं इसकी न्यूज़ आपको बता दे रही हूँ क्या है। देखो, इंडिया में 7 अगस्त 2026 को नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। हर बार नहीं किया जाता है, इसलिए 7 अगस्त याद रखो, 2026 मत याद रखो, ठीक है। इस डे का पर्पस क्या है मैम? इस डे का पर्पस है इंडियाज रिच हैंडलूम हेरिटेज और वीवर्स जो आर्टिसियंस हैं उनको उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसको रिकॉग्नाइज करना सोचना, ठीक है। अब मैम 7 अगस्त क्यों चुना गया है? क्योंकि 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। इस हिस्टोरिकल कलेक्शन की वजह से 7 अगस्त तो जो है उस डेट को नेशनल हैंडलूम डे के लिए चूज किया गया है। फर्स्ट ऑफ जो ऑब्जर्वेंस हैं वो कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे डेजिग्नेट किया और फर्स्ट ऑब्जर्वेंस 2015 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। Who became the first woman fighter pilot in the Indian Air Force to complete the Fighter Combat Leader course TACDE Gwalior? And the answer is भवन कंथ। ओके मैम, इसकी मुझे न्यूज़ बता दीजिए जल्दी से। जी समझ लीजिए, जो श्रद्धोन लीडर हैं भवन कंथ, उन्होंने एक मेजर माइलस्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा अचीव किया। मैम कौन सा माइलस्टोन? वो IAF की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी जिन्होंने प्रेस्टिजियस फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स सक्सेसफुल कंप्लीट किया है, ठीक है। मैम कोर्स कहाँ हुआ है? ये TACDE ग्वालियर में हुआ है। इनका फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। अगर हम नॉर्मली समझे तो ये फ्लाइंग ट्रेनिंग नहीं है। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स का रिलेशन एडवांस टैक्टिक और एयर कॉम्बैट लीडरशिप से है, ठीक है, याद रखना।
Which national park in Zimbabwe received 17 critically endangered black rhinos in August 2026 after decades of absence due to poaching? Okay. अब देखो, इसके पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, उसका आंसर बताऊं उसके पहले सुन लो। करंट अफेयर्स 360 की वेबसाइट तुम जाओगे, सबसे पहले गूगल खोलोगे, करंट अफेयर्स 360 वेबसाइट को सर्च करोगे, ठीक। करंट अफेयर्स 360 जैसे ही तुमने सर्च करी, सबसे पहली वेबसाइट आई, खोली, पहले ही मॉक टेस्ट दोगे जाके, समझे। रोज रोज बहाना नहीं चलेगा ये। जाओ जल्दी से मॉक टेस्ट दो जाके। मॉक टेस्ट मैम मैं क्यों दूं? क्योंकि आपका ही फायदा है उसमें। देखो, तुम्हारा उसमें कोई घाटा नहीं हो रहा। पहली बात तो वो फ्री है, जैसे मैम पहला मेरा फायदा। दूसरी बात, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको दिखेगा कि मैम ये क्वेश्चन तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या है। तो आप जैसे ही समझेंगे कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा, आप उसका लिख लेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जाकर उसके बारे में सर्च करेंगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो अब मुझे ये न्यूज भी पता चल गई, ठीक। मान लो उसमें 30 क्वेश्चन है, ठीक है, मॉक टेस्ट में, तो तुमने 30 क्वेश्चन दिए, तुम्हें 30 न्यूज पता चली। रोज मॉक टेस्ट दोगे, लीडरशिप में तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हें एक वो मिलेगा, वो होता है कैसे बोलते हैं, बैजेस मिलते हैं, ब्रोंज, सिल्वर, डायमंड, तुम्हें बैजेस मिलते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से कि तुमने कितने दिन की स्ट्रीक बनाई है। स्नैपचैट पे स्ट्रीक मत बनाओ बेटा, फ्यूचर वहां नहीं बनेगा। तुम्हारी जॉब जहाँ लगे कि वहां पे तुम्हारा फ्यूचर बनेगा, तो जाओ फटाक से सर्च करो जाके वहां पे, ठीक है। और तो और, जिन बच्चों को रोज रोज पीडीएफ इकट्ठा करना अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है, मैं भी बताऊंगी। पहले आंसर बता दूं। मातू सदोना नेशनल पार्क, ठीक है, इन अगस्त 17 क्रिटिकली एंडेंजर्ड ब्लैक राइनोस, देखो जो जिम्बाब्वे है, उसके किस नेशनल पार्क में 17 क्रिटिकली एंडेंजर्ड ब्लैक राइनोस को अगस्त 2026 में री इंट्रोड्यूस किया गया, आपसे पूछा जा रहा था। तो मासू सुदोना नेशनल पार्क है उसमें, ठीक है। ये पार्क जो है 17 क्रिटिकली एंडेंजर्ड पार्क ब्लैक राइनोस को री इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो है वो राइनोस पार्क में डेकेड्स तक एब्सेंट रहे थे, ठीक है। मेनली जो है वो पोचिंग की वजह से, ठीक है मैम। पहले क्या हुआ था, लेट अगर हम 1980s में देखें और 1990s में देखें, तो ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग की वजह से ब्लैक राइनो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी, ठीक है। जो अगर हम देखें अच्छी तरीके से, तो पहले जो है वो मास्तु सुजोना में जिम्बाब्वे की लार्जेस्ट ब्लैक राइनो पॉपुलेशन हुआ करती थी, ठीक है। अब क्या किया गया मैम, 17 राइनोज को वापस इंट्रोड्यूस किया गया, और हर राइनो को मतलब हर राइनो के ऊपर एक ट्रैकिंग टैग लगा दिया गया, ताकि उनकी मूवमेंट जो है उसको मॉनिटर किया जा सके। कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होती है, जो हमें पता चल सके कि क्या सीन है, ठीक है। अब तक सब कुछ सही है, बाद में मिलते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताने वाली थी ना कि क्या था, रोज रोज तुम्हें पीडीएफ नहीं इकट्ठा करनी पड़ेगी, तो करंट अफेयर्स 360 वेबसाइट पे जाओगे, ई बुक वाले सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगी मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ। जी हाँ, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, जाओ उसको जाकर देखो, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, तुम्हारे पिछले महीने की, उसके पिछले महीने की, उसके पिछले महीने की सारी पीडीएफ तुमको चाहिए। पहले तुम एक पीडीएफ खरीद के देखो, एक मंथ की, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए में है, ठीक है। और जिन लोगों को ई बुक्स चाहिए सब्जेक्ट्स की, ठीक है, वो भी वहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में एक ई बुक, पूरी एक सब्जेक्ट की ई बुक। अगर हिस्ट्री पढ़नी है, वो पूरी हिस्ट्री 25 रुपए में। वाह मैम, इतनी सस्ती? हाँ जी, इतनी सस्ती। उसमें पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, ठीक है। हर चीज उसमें लिखी हुई है एकदम डिटेल्ड में, जो तुम्हें चाहिए एग्जाम में। फालतू का कुछ भी नहीं लिखा है, पेज नहीं भरे गए हैं उसमें, ठीक है। जाओ और जाकर देखो, करंट अफेयर्स 360 वेबसाइट पर जाएगी, तुम्हें ये को लिखा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।